हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पाठ क्रमांक 16 का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग आर्थिक नियोजन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक नियोजन है या विकास योजनाएं हैं उनकी क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है। तो इसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने आप समझाया था कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही खराब हालत में थी, जिसको कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था कहा गया, गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा गया, घिसी हुई अर्थव्यवस्था कहा गया। कृषि की दशा बहुत खराब थी, उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, पीने पानी की समस्या थी, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या थी। यहाँ के लोग बहुत ही निर्धन थे और इसीलिए अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो तीव्र विकास के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एक योजना आयोग का गठन किया गया और निम्नलिखित परिस्थिति के कारण भारत में नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया। और ये जो पहला है उसकी आवश्यकता संविधान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन। देश के संविधान में जो वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें ये कहा गया था कि सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका के लिए, अपने पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त कर सके और साधनों का अनुकूल उपयोग हो सके तथा आर्थिक विकास का संचालन इस प्रकार हो कि साधनों एवं संपत्ति का केंद्रीकरण न हो जाए, अर्थात कुछ विशेष लोगों के या धनी लोगों के हाथ में सारी संपत्ति न आ जाए। तो ये हमारे संविधान के सिद्धांत में लिखा गया था और जिसके पूर्ति के लिए विकास योजनाओं बहुत आवश्यक थी। दूसरा इसका महत्व ये है कि निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति। विकसित देशों की तुलना में भारतीयों की कार्यकुशलता कम थी, उत्पादन कम था, पूंजी निर्माण की गति धीमी थी, साधनों का अधिकतम उपयोग संभव नहीं था और जिसके कारण से जो आर्थिक कुचक्र हैं वो चलते रहते थे और इसको तोड़ने के लिए नियोजन की आवश्यकता हुई, विकास योजनाएं बनाने की आवश्यकता हुई। तीसरा महत्व है उपलब्ध साधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए। भारत में प्रकृति व मानवीय संसाधनों की बहुत प्रचुरता है। हम लोगों ने एक पढ़ा भी होगा कि भारत जो है प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न देश है, परंतु इसके निवासी बहुत गरीब हैं। तो हमारे देश में संसाधन प्रचुर मात्रा है, लेकिन उसका विदोहन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको निकाल नहीं पा रहे थे। कोयला है, लोहा है, तांबा है, अभ्रक है और बहुत से खनिज पदार्थ हैं जो हमारी धरती के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उसका हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको उपयोग करने के लिए भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। चौथी इसकी आवश्यकता महसूस हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या शुरू से रही है, आज भी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और प्रतिदिन ये बढ़ती भी जा रही है और इसका हल करने के लिए आर्थिक नियोजन बहुत आवश्यक था और अभी भी है। पांचवा इसका महत्व है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। भारत औद्योगिक और पूंजीगत साथ सामान के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि के वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त आत्मनिर्भरता आवश्यक है और इसकी प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। छठवां इसका महत्व है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए।
स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और समाजवादी समाज के स्थापना का लक्ष्य रखा गया, अर्थात जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए। और ये तभी संभव है जब आर्थिक विषमताओं को कम किया जाए, निर्धनता को दूर किया जाए, सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाए, और ये सब कुछ संभव है आर्थिक नियोजन के ही द्वारा संभव है। उसके बाद सार्वजनिक हितों की प्राथमिकता देने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। निजी उद्यमी तो अपनी ही हित की बात सोचेंगे, लेकिन देश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर काम करें, और यह काम विकास योजनाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। 8वां बिंदु है वर्तमान और भविष्य के बीच उचित संतुलन। निजी उत्पादकों की रुचि अल्पकाल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की होती है, कैसे भी करके वो ज़्यादा लाभ कमाएं, और वे समाज के हित को भूल जाते हैं। अतः सरकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो विकास के माध्यम से योजनाएं बनाएं और वर्तमान और भावी हित के बीच में उचित संतुलन स्थापित कर सके। 9वां बिंदु है आधारभूत संरचनाओं का निर्माण। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले अध्याय में कि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई जैसे आधारभूत सुविधाओं की सर्वथा कमी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक हमारे देश को लूटा, हमारे देश का उपयोग किया, हमारे देश को सिर्फ कच्चे माल के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ से कच्चा माल लेकर वो अपने देश इंग्लैंड लेके जाते थे, सस्ते में लेके जाते थे, और वहाँ अपने फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज़ों को लाकर हमारे देश में ही बहुत ही महंगे दामों में बेचते थे। और चूँकि उन्होंने निर्माण का काम खुद चालू कर दिया था अपने देश में, इंग्लैंड में, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के लिए ध्यान ही नहीं दिया। जो बड़े और आधारभूत उद्योग होते हैं, जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, उनके निर्माण के लिए उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बिना आधारभूत संरचना के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, और विकास योजनाओं के द्वारा ही सरकार जो है आधारभूत संरचनाओं का विकास कर सकती है, जैसे सड़क निर्माण, रेल मार्ग निर्माण, बांध बनाना, बिजली उत्पादन, ये सब आधारभूत संरचना के अहम अंग होते हैं, और इनके विकास के लिए आर्थिक नियोजन या विकास योजनाएं बहुत आवश्यक है। 10वां है रूस में नियोजन की सफलता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले रूस ने विकास योजनाओं का मार्ग अपनाकर सफलता हासिल किया था, और शुरू से ही रूस जो है भारत का मित्र देश रहा है, और भारत रूस की सफलताओं से बहुत ही प्रभावित हुआ था, उसकी सफलता को उसने देखा था, और इसी के कारण भारत ने भी विकास योजनाओं को अपनाने का मार्ग को चुना, और ये रूस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन या विकास योजनाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चूँकि हमारा देश एक गरीब निर्धन देश था, सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था, पिछड़ापन था, तकनीकी रूप से भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, स्वास्थ्य सुविधाओं का और आधारभूत संरचनाओं का अभाव था। इसीलिए विकास योजनाओं को अपनाया गया ताकि जल्द से जल्द हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अपने कदम को उठा सकें।